नमस्कार साथियों, हिंदी विद केडी शर्मा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज देखिए दूसरी क्लास में हम शुरू करने जा रहे हैं शब्द विचार। जैसा कि आप जानते हैं कि शब्द ही किसी भाषा पे शासन करते हैं और भाषा की सबसे छोटी और सार्थक इकाई जो है वो क्या होती है? शब्द होती है। क्योंकि अर्थ किसका निकलता है? शब्दों का ही निकलता है। हमने इससे पहली क्लास में वर्ण विचार को सीखा था और पहली क्लास आपने देखा भी होगा कि संपूर्ण हिंदी वर्णमाला एक ही क्लास में। तो वर्ण विचार के बाद आपको बताया था कि भाषा तीन ही बातों पर डिपेंड करती है, सब वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो हमने वर्णमाला को खूब अच्छे से विधिवत सीखा और आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और उसका अध्ययन करके आप अपने नोट्स बनाइए और आने वाली परीक्षा की तैयारी करिए। आज दूसरी क्लास में हम पढ़ेंगे शब्द विचार। तो आइए बिना विलंब के आज का सेशन प्रारंभ करते हैं। तो आज हमारी क्लास का टॉपिक है शब्द विचार। क्या है? शब्द विचार। देखिए सबसे पहले जानते हैं शब्द क्या है। शब्द भाषा पे शासन करते हैं और शब्द से ही किसी भाषा की प्रमाणिकता सिद्ध होती है। देखिए दो या दो से अधिक वर्णों का मेल जिसका एक सार्थक अर्थ निकलता हो उसको हम कहते हैं शब्द। यहाँ तीन वर्ण लिखे हुए हैं, एक आ, गे और ये एक शब्द नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये वर्णों का एक व्यवस्थित क्रम नहीं है, इसलिए एक शब्द नहीं है। इसको यदि इस तरह से लगा दिया जाए तो ये एक शब्द हुआ जिसका अर्थ हुआ गायब। अर्थात दो या दो से अधिक वर्णों का मेल जिसका एक सार्थक अर्थ होता हो उसे हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। अब जानते हैं कि शब्दों का वर्गीकरण। सबसे पहले रचना के आधार पर शब्द, रचना के आधार पर शब्द। तो रचना के आधार पर शब्दों के तीन भेद होते हैं। अब वो तीन कौन कौन है? सबसे पहला होता है रूढ़, दूसरा है यौगिक, तीसरा है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्दों को सीखने से पहले, इनको समझने से पहले एक बात जानिए कि किसी भी शब्द का निर्माण इन चार बातों से होता है। वो चार कौन कौन है? या तो उस शब्द में क्या होना चाहिए? उपसर्ग हो, या क्या हो? प्रत्यय हो, या फिर क्या हो? संधि हो, या फिर क्या हो? समास हो। अर्थात किसी भी शब्द का निर्माण इन चार बातों पर निर्भर करता है। किसी शब्द में या तो उपसर्ग हो, या प्रत्यय हो, या फिर समास हो। उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास। तो सबसे पहले जानते हैं उपसर्ग क्या होता है। उप का मतलब है पास और सर्ग का मतलब है दृष्टि। जो पास रह के दृष्टि डाले, अर्थात वो शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में आदि में जुड़ के एक नया अर्थ देते हैं, उसको लिंग वचन काल को परिवर्तित कर देते हो, उसको हम कहते हैं उपसर्ग। एक उदाहरण देखिए, जैसे मैंने लिखा दिन। अब दिन एक मूल शब्द है, इसके पहले मैंने जोड़ दिया प्रति। तो अब ये नया शब्द बना, इसके लिंग वचन काल कारक को परिवर्तित करता है, तो ये बना प्रतिदिन। अर्थात उपसर्ग वे होते हैं जो शब्द या शब्दांश किसी शब्द के पूर्व में जुड़ के एक नया अर्थ देते हैं। अगली बात करते हैं प्रत्यय की। जो शब्द या शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर एक नया अर्थ देते हो उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। संधि क्या है? दो वर्णों का मेल होने के बाद जो विकार होता हो, जो बदलाव होता हो, जो परिवर्तन होता हो, उसको हम संधि कहते हैं। समास क्या है? दो शब्दों का सार्थक मेल है जिसका हम विग्रह कर सकते हो, वो समास होता है। चलिए आगे देखते हैं। तो किसी भी शब्द का निर्माण इन चार बातों पर निर्भर करता है। तो सबसे पहला हम शब्द आज जानते हैं कि रूढ़ शब्द क्या होते हैं। देखिए वे शब्द जिनका खंड करने पर, विच्छेद करने पर किसी भाग का कोई सार्थक अर्थ ना निकले उसे क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। या फिर जिन शब्दों में उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास में से कुछ ना हो, ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे अभी मैंने लिखा घोड़ा। अब देखिए घोड़े में ना तो उपसर्ग है, ना प्रत्यय है, ना इसमें संधि है और ना समास है। तो कहने का तात्पर्य जिन शब्दों में उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास में से कुछ ना हो, या जिनके खंड करने पर, विच्छेद करने पर, टुकड़े करने पर किसी भाग का कोई अर्थ ना निकले सार्थक, उसको हम कहते हैं रूढ़ शब्द। अब मैं इसका विच्छेद करूं घो प्लस डा, तो इसका कोई सार्थक अर्थ नहीं हुआ। ऐसे शब्दों को हम कहते हैं रूढ़ शब्द। जैसे कुत्ता, बैल, बकरी, हाथी, घोड़ा, पंखा, किताब, ये सभी क्या है? रूढ़ शब्द। चलिए दूसरे शब्द के बारे में जानते हैं। अगला है यौगिक शब्द। अब यौगिक शब्द क्या होता है? कोई भी दो रूढ़ शब्द आपस में आप मिला दीजिए, वो क्या बन जाता है? यौगिक शब्द। या फिर यूं कहें कि जिन शब्दों का खंड करने पर, विच्छेद करने पर किसी भाग का सार्थक अर्थ निकलता हो, ऐसे शब्दों को हम कहते हैं यौगिक शब्द। कैसे कहते हैं? अभी लिखा जाए पुस्तकालय। पुस्तकालय। अब देखिए इसका विच्छेद किया जाए तो पुस्तक का भी अर्थ है और आल्य का भी अर्थ है। यहाँ पे आप एक बात जानिए कि जिन शब्दों के अंत में आल्य लग जाए उसका अर्थ होता है घर। जैसे पुस्तकालय,
अनाथालय, भोजनालय, प्रतीक्षालय, न्यायालय, देवालय, हिमालय। तो अब देखो इसमें मूल शब्द है आल्य। अब आल्य के पहले मैंने जोड़ा पुस्तक, इसका मतलब इसमें उपसर्ग है, तो ये क्या बना पुस्तकालय। पुस्तक मूल शब्द है, इसके बाद में मैंने आल्य जोड़ा था, इसका मतलब इसमें प्रत्यय भी है, इसका मतलब इसमें प्रत्यय भी है। इसके बाद पुस्तक में ए और आल्य का आ, अर्थात इसमें दीर्घ संधि भी है, और पुस्तक के लिए आल्य, इसमें समास भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यौगिक शब्द वे होते हैं जिसमें उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास में से कोई एक अवश्य हो और होने को चाहे चारों, तो उसे कहते हैं यौगिक शब्द। अगले के बारे में जानते हैं। अगला हमारा होता है योग रूढ़ शब्द। क्या होता है जी? योग रूढ़ शब्द। अब ये योग रूढ़ क्या है? ऐसे शब्द जिनका कोई एक विशेष अर्थ हो या जो एक विशेष अर्थ में प्रयोग किए जाते हो, या फिर सीधी सी भाषा में ये समझिए कि जिन शब्दों का कोई एक नया विशेष अर्थ निकलता हो, उन्हें कहते हैं योग रूढ़ शब्द। और सभी योग रूढ़ शब्द बहुब्रीहि समास भी होते हैं, ये भी आप ध्यान रखें। अब कैसे? एक शब्द लिखा भी मैंने पंकज। देखिए जिन शब्दों के अंत में जय प्रत्यय रूप में लगा हो उसका अर्थ होता है जन्म लेना या पैदा होना। जन्म होना या पैदा होना है, जन्म होना या पैदा होना है। कैसे? पंकज, पंकज का अर्थ है कीचड़ में पैदा होना। कीचड़ में पैदा होना अर्थात कौन? कमल। अब देखिए कीचड़ में धान, गन्ना, मक्का, ज्वार, बाजरा कुछ भी पैदा हो सकता है, लेकिन उसको हम पंकज नहीं कहेंगे। पंकज केवल किसको संज्ञा दी गई है? कमल को दी गई है। अभी लिखा जाए अंडज। अंडज का अर्थ अंडे से पैदा होना, स्वेदज पसीने से पैदा होना, उद्भिज जमीन फोड़ के पैदा होना, जलज जल में पैदा होना, जलज, देशज देश में पैदा होना, द्विज जिसका दो बार जन्म हो। तो इस प्रकार से जिन शब्दों के अंत में जय प्रत्यय रूप में लगा हो उसका अर्थ होता है पैदा होना या जन्म लेना। अब क्या है? एक शब्द लिखा लंबोदर। लंबोदर। अब लंबा है उदर जिसका अर्थात कौन? गणेश। तो लंबा उदर गाय का, भैंस का, बकरी का यदि बनाए हो भी तो उसे लंबोदर नहीं कह सकते। अर्थात ऐसे शब्द जिनका कोई एक विशेष अर्थ होता हो, विशेष अर्थ में प्रयोग किए जाते हो, या कोई नया तीसरा ही अन्य अर्थ निकलता हो विग्रह करने पर, उन्हें हम कहते हैं योग रूढ़ शब्द। तो इस प्रकार से हमने जाना कि रचना के आधार पर शब्दों के तीन भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ शब्द वे होते हैं जिनमें उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास कुछ ना हो, या जिनके खंड करने पर कोई सार्थक अर्थ ना निकलता हो। और यौगिक शब्द वे होते हैं जिनमें उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास में से कुछ हो या चारों ही हो, जिनके सार्थक अर्थ होते हो खंड करने पर। योग रूढ़ वे होते हैं जिनका कोई विशेष अर्थ होता हो, जो विशेष अर्थ में प्रयोग किए जाते हो, या फिर जो एक अन्य अर्थ देते हो, इन्हें हम कहते हैं योग रूढ़ शब्द। आइए अगला देखते हैं। अगला वर्गीकरण है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर देखिए, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 5 भेद होते हैं। कैसे? सबसे पहला है तत्सम। सबसे पहला कौन है? तत्सम। अगला है तद्भव, अगला है देशज, अगला है विदेशज, अगला है संकर। अब इनको हम एक एक करके पढ़ते हैं कैसे। सबसे पहला लिखा तत्सम। देखिए शब्द को जानने के लिए आप शब्द का अर्थ जानिए, क्योंकि शब्द की परिभाषा शब्द के अंदर ही निहित होती है। तो तत्सम शब्द को पकड़िए। तत् का अर्थ है उसके, और सम का अर्थ है समान। सम का अर्थ क्या है? समान। तत्सम उसके समान, अर्थात किसके समान? संस्कृत के समान। अभी आपको पिछली क्लास में बताया था कि सर्वेषाम भाषा नाम जननी अस्ति, अर्थात समस्त भाषाओं की आदि जननी कौन होती है? संस्कृत। तो शब्दों का शुद्ध रूप या मूल रूप अर्थात संस्कृत के शब्दों के समान जो शब्द हैं उन्हें क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। अर्थात शब्दों का शुद्ध रूप क्या कहलाता है? तत्सम। अब बात करते हैं तद्भव की। तद का मतलब होता है उससे, और भव का अर्थ होता है उत्पन्न, अर्थात जो तत्सम शब्दों से उत्पन्न हुए हों, अर्थात जो संस्कृत के मूल शब्द थे, शुद्ध शब्द थे, उनमें किसी भी कारण से कोई विकृति आ गई हो, अर्थात जो बदलाव आ गया हो, जो विकार उत्पन्न हो गया हो, उसे क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। उदाहरण स्वरूप समझिए, शब्द था वास्तव में कपाट। बद्रीनाथ के कपाट बंद किए जाते हैं, तो शब्द वास्तव में था कपाट, हमने विकृत करके उसको क्या बोलते हैं? किवाड़। तो अर्थात कपाट जो था वो तत्सम था, और किवाड़ क्या हुआ? अपने आप में वो तद्भव हुआ। शब्द वास्तव में था दिवस, मंगल दिवस, थाना दिवस, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस। अब दिवस को ही हमने क्या बोल दिया? दिन बोल दिया। क्या बोल दिया? दिन बोल दिया।
कहने का आशय है कि शब्दों का शुद्ध रूप तत्सम होता है भैया, और शब्दों का ही अशुद्ध रूप क्या होता है, तद्भव होता है। ऐसे ही शब्द वास्तव में था कुक्कुर, क्या था, कुक्कुर। अब ना बोला गया या कहीं ना कहीं विकृत होकर के हमने बोल दिया कुत्ता, क्या बोल दिया, कुत्ता। शब्द वास्तव में था मातृ, हमसे ना बोला गया तो हमने या तो माँ कह दिया या फिर क्या कह दिया, माता कह दिया। तो इस प्रकार से अभी आगे बता दिया जाएगा कितने तत्सम है, तद्भव है, उसको पहचानने की ट्रिक अगली क्लास में चर्चा करेंगे खूब विधिवत तरीके से। फिलहाल अब यहाँ पे ये जानिए कि शब्दों का शुद्ध रूप संस्कृत के मूल शब्दों के समान जब से वो बने ऐसे ही प्रचलन में है, वो तो तत्सम है। और वो किसी कारण से विकृत हो गया हो, विकार हो गया हो, परिवर्तन हो गया हो, तो वो क्या है, तद्भव। आइए नेक्स्ट अब जानते हैं अगला। अगला है देशज शब्द। देशज, देखिए देश और जय का अर्थ बताया था, जिन शब्दों के अंत में जय प्रत्यय रूप में लग जाए तो उसका अर्थ क्या होता है, पैदा होना। अर्थात ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति का कोई खास या निश्चित अता पता ना हो, अर्थात जो व्याकरणिक दृष्टिकोण से शब्दकोश में ना मिले, कोई निश्चित पता ना हो, उत्पत्ति के पता नहीं हो, अपने ही प्रचलन में, अपने ही व्यवहार में वो अपने आस पड़ोस में चले आ रहे हो। जैसे अभी एक शब्द लिखा जाए बिटोरा, बिटोरा। अब ये शब्द आप डिक्शनरी में ढूंढने बैठ जाएं तो आप ही बताइए क्या ही मिलेगा। अर्थात ऐसे शब्द जो अपने क्षेत्र में, भौगोलिक परिवेश में, अपने आस पड़ोस में प्रचलन में थे और वो प्रचलन में ही हमने अपने अपना लिए, उनको कहते हैं देशज शब्द। अगला है विदेशज शब्द। अभी इसमें लिख दिया जाए ऊट पटांग, ऊट पटांग, या लिख दिया जाए फावड़ी, बेलचा, लोटा, ये शब्द क्या है, ये आपके देशज शब्द। अगला आता है विदेशज। देखिए विदेशज का आशय क्या है, वी का अर्थ होता है अन्य, देश का अर्थ देश और जय का मतलब पैदा होना। आप शब्द को पकड़िए, विदेशज अर्थात जो अन्य देश में पैदा हुए हो, अर्थात ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति किसी भी विदेशी भाषा से हुई हो, चाहे वो जापानी हो, फ्रेंच हो, डच हो, तुर्की हो, नेपाली हो, अरबी हो, यानी कि ऐसे शब्द जो किसी विदेशी भाषा से उत्पन्न हुए हो। जैसे कई बार एग्जाम में पूछा, बताइए चाय किस भाषा का है, तो चाय किस भाषा का है, चीनी भाषा का। अभी आपके जिसको पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, हिंदी, तो हिंदी किसका है, फारसी भाषा का शब्द है जी। इसके बाद वकील क्या लड़ता है, मुकदमा लड़ता है, तो वकील और मुकदमा ये दोनों किसके हैं, मुकदमा, ये दोनों किसके हैं, अरबी भाषा के शब्द हैं, अरबी भाषा के। अभी आप मौसम की बात करें तो मौसम किस भाषा का है, वो भी अरबी भाषा का है। किसका है, अरबी भाषा का है। कई बार एग्जाम में पूछा है कि बताइए रिक्शा किस भाषा का शब्द है, तो रिक्शा क्या है, जापानी भाषा का है। किसका है, जापानी भाषा का। पीछे भी एक जेल वार्डन का पेपर हुआ था, उसमें पूछा था बताइए आलपिन किस भाषा का शब्द है, आलपिन किस भाषा का शब्द है, तो आलपिन पुर्तगाली भाषा का शब्द है। किसका है, पुर्तगाली। अभी पूछे कारतूस किस भाषा का है, तो कारतूस फ्रेंच भाषा का है। इस प्रकार से किसी भी शब्द की उत्पत्ति जो विदेशी भाषाओं से हुई हो, क्योंकि जो हम भाषा बोल रहे हैं उसमें सभी का समावेश है, हम एक भाषा बोल ही नहीं रहे, कहीं हिंदी का समावेश है, कहीं उर्दू का समावेश है, कहीं अंग्रेजी का समावेश है, कहीं संस्कृत का है, तो इस प्रकार से इन्हें कहते हैं विदेशज शब्द। चलिए अगला देखते हैं संकर शब्द क्या होता है। सबसे पहले इस शब्द को पकड़िए, संकर का मतलब क्या होता है, आप खूब अच्छे से जानते हैं। संकर का मतलब है हाइब्रिड। संकर का मतलब क्या है, हाइब्रिड। दो भिन्न भिन्न कैरेक्टर्स को एक में ही डेवलप करना क्या कहलाता है, संकर कहलाता है। क्या कहलाता है, संकर। तो संकर का मतलब है कोई भी दो भाषाओं के शब्द जब आपस में मिल जाए, कोई भी दो भाषा के शब्द जब एक जगह मिलाकर के प्रयोग किए जा रहे हो, तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, संकर शब्द। अब आप देखिए एक शब्द लिखा हुआ है अश्रु गैस। क्या है जी, अश्रु गैस। इस अश्रु का मतलब क्या है, आंसू, अर्थात ये आंसू का तत्सम है। तो अश्रु तो हुआ संस्कृत का, किसका हुआ, अश्रु हुआ संस्कृत का, और गैस किसका हुआ, अंग्रेजी का। गैस किसका हुआ, अंग्रेजी का। लेकिन बोला एक ही साथ जा रहा है। जब भीड़ बेकाबू हो जाती है तो पुलिस किसके गोले छोड़ती है, आंसू गैस के। तो अश्रु गैस किसका है, संस्कृत और अंग्रेजी, लेकिन एक साथ बोला जाएगा, तो कैसे शब्द हुआ, संकर शब्द। यूपी टेट 2011 में एक क्वेश्चन पूछा था, अजायब घर, अजायब घर। देखिए अजायब क्या है, फारसी का, अजायब क्या है, फारसी का, और घर किसका है, हिंदी का। तो ये क्या हो गया, दोनों मिला के एक साथ बोला गया अजायब घर, तो ये हुआ संकर शब्द। और अजायब घर किसको कहते हैं, म्यूजियम को कहते हैं, जहां पे ऐतिहासिक चीजों को सजो कर रखा जाता है। अभी एक देखा जाए छायादार। छायादार, छाया तो है संस्कृत का और दार है फारसी का। ये कभी नहीं पूछेगा है किस किसका, लेकिन आपको जानना चाहिए छायादार। अब ये क्या हो गया, आपका संकर शब्द। एक बड़ा ही फेमस शब्द है टिकट घर। क्या है जी, टिकट घर। अब टिकट घर को देखिए,
टिकट क्या है, टिकट तो है इसमें अंग्रेजी का, देखिए अंग्रेजी का, और घर क्या है इसमें हिंदी का। तो इस प्रकार से इस शब्द क्या बन गया आपका संकर शब्द। तो संकर शब्द का मतलब है कि ऐसे शब्द जो किन्हीं भी दो भाषाओं के मेल से बने हो उनको हम संकर शब्द कहते हैं। तो देखिए इस प्रकार से हमने जाना उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 5 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और अगला क्या है संकर। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर देखिए, अर्थ के आधार पर वास्तव में शब्दों के केवल 2 ही भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं, 2 होते हैं। वो कौन कौन है जी, एक होता है सार्थक और एक होता है निरर्थक। एक क्या होता है निरर्थक। अभी मैं कहूं चाय और चाय के साथ लगा दो वाय, तो चाय है सार्थक और वाय क्या है निरर्थक। ठीक है, तो इस प्रकार से शब्दों के अर्थ के आधार पर 2 ही भेद होते हैं, सार्थक और दूसरा क्या है निरर्थक। लेकिन इसमें भी अन्य देखा जाए तो सबसे पहला देखिए पर्यायवाची। क्या होता है पर्यायवाची। पर्यायवाची का ही एक नाम होता है समानार्थी। क्या नाम होता है समानार्थी, अर्थात ऐसे शब्द जिनका अर्थ एक दूसरे के पर्याय में लिया जाता हो, अर्थात ऐसे शब्द जिनका अर्थ एक समान होता हो, जो एक दूसरे के विकल्प में प्रयोग किए जा सकते हो। जैसे अभी मैं लिखूं आग, अग्नि, ज्वाला, आग, अग्नि, ज्वाला, पावक, दहन, अनल, कृषाणु। अब आप ही बताइए सब किसके पर्यायवाची है, आपके। आग, अग्नि, ज्वाला, पावक, दहन, अनल, कृषाणु, तो सबका अर्थ एक दूसरे के पर्याय में है, एक दूसरे के समानार्थी हैं, समान अर्थ में हैं, तो इसको कहते हैं समानार्थी। जैसे कहा जाए जल, नीर, पानी, तोय, वारी, ये सब क्या है सभी जल के पर्यायवाची है। तो समानार्थी का मतलब जो एक दूसरे के समान अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं। इसके बाद दूसरा देखा जाए तो अगला होता है विलोम शब्द। क्या होता है जी, विलोम कहें या विपरीत अर्थक, विपरीत अर्थक शब्द। ये क्या है, विलोम या विपरीत अर्थक शब्द का आशय है कि ऐसे शब्द जो एक दूसरे के अर्थ के विपरीत हों, अर्थ के विपरीत हों। बस यहां पे एक कॉन्सेप्ट है, छोटी सी बात याद रखनी है आपको कि तत्सम शब्दों का विलोम या विपरीत हमेशा तत्सम होगा और तद्भव शब्दों का विलोम तद्भव ही होगा। बस ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है, तत्सम शब्दों का विलोम तत्सम और तद्भव शब्दों का विलोम तद्भव होगा। वो कैसे, अभी लिखा जाए शुष्क, तो शुष्क का विलोम क्या होगा गीला। क्या होगा जी गीला। ठीक है, शुष्क का विलोम गीला लिखा मैंने। अब शुष्क क्या है तत्सम है और गीला क्या है तद्भव है, तो ये मेल नहीं मिला। अर्थात तत्सम शब्दों का विलोम तत्सम होगा और तद्भव शब्दों का विलोम तद्भव होगा। तो ये कैसे बनेगा, अब गीला है तो होगा सूखा और शुष्क है तो क्या होगा आर्द्र। ऐसे ही अगर दिन का विलोम लिखें तो दिन का होगा रात, और यदि दिवस लिख दिया जाए तो दिवस का विलोम क्या होगा रात्रि। ठीक है, ऐसे ही कई बार पूछा जाए कि सुख का विलोम क्या है, तो सुख का विलोम भैया दुख होगा। क्या होगा दुख। और यदि पूछा जाए हर्ष का विलोम क्या है, तो हर्ष का विलोम विषाद होगा। तो अब याद रखें कि तत्सम शब्दों का विलोम तत्सम होगा और तद्भव शब्दों का विलोम तद्भव होगा, अर्थात शब्दों का विपरीत रूप जो अर्थ के विपरीत होते हैं। इसके बाद अगला देखा जाए, अगला होता है अनेकार्थी शब्द। क्या होता है जी अनेकार्थी शब्द। देखिए शब्द का नाम ही लिखा हुआ अनेकार्थी, अनेक अर्थ हो उस शब्द के। तो अनेकार्थी और पर्यायवाची में क्या अंतर होता है, ये भी जान लीजिए। पर्यायवाची का मतलब है कि ऐसे शब्द जिनका अर्थ एक दूसरे के पर्याय में लिया जाता हो, जिनका अर्थ सबका एक ही समान हो। जल, नीर, पानी, तोय, वारी कहने से सबका अर्थ तो जल ही है। आग, अग्नि, अनल, पावक, दहन, कृषाणु सब कहा जाए तो आग ही तो है। लेकिन अनेकार्थी में क्या है, अनेकार्थी का मतलब है कि ऐसे शब्द जिनका अर्थ एक से ज्यादा होता हो। अभी मैंने लिखा कर। अब कर का मतलब हाथ भी है, कर का मतलब टैक्स भी है और कर का अर्थ किरण भी है। तो जहां पे मैं किरण की बात कर रहा हूं, अभी कहा जाए कि रोड पे कर वसूला जाता है, तो वहां हाथ की बात नहीं हो रही, वहां किरण की बात नहीं हो रही, वहां किसकी बात हो रही, टैक्स की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, टैक्स की। तो इनका मतलब हुआ कि इनको हम एक दूसरे के अर्थ में प्रयोग नहीं कर सकते, इनका तीनों का अर्थ अलग अलग है। ऐसे ही कहा जाए कनक, बड़ा इंपॉर्टेंट उदाहरण है। कनक का अर्थ धतूरा भी है,
कनक का अर्थ सोना भी है, कनक का अर्थ आटा भी है। अब आप ही बताइए क्या एक दूसरे के स्थान में प्रयोग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो पर्यायवाची में अनेकार्थी में ये अंतर है कि पर्यायवाची का मतलब तो सबका अर्थ एक दूसरे के समान होता है, लेकिन अनेकार्थी में एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं जो एक दूसरे के स्थान में प्रयोग नहीं हो सकते। अगला एक आपने पढ़ा होगा, एक है युग्म शब्द। क्या है? युग्म शब्द। देखिए युग्म का मतलब होता है जोड़ा। युग्म का मतलब क्या है? जोड़ा। अब युग्म शब्द क्या होते हैं इसको समझिए पहले ध्यान से, कि ऐसे शब्द जो ऐसे शब्द जिनका उच्चारण तो समान होता हो लगभग, लेकिन उनका अर्थ कहीं कहीं तक भी मेल ना खाता हो। यानी कि ऐसे शब्द जो उच्चारण में समान हो लेकिन अर्थ में बिल्कुल विपरीत होते हो, ऐसे शब्दों को कहते हैं युग्म शब्द। कैसे कहते हैं? अभी यहां लिखा हुआ है अनिल और लिखा हुआ है अनल। अनिल का अर्थ है वायु या समीर, और अनल का मतलब है आग या अग्नि, आग या अग्नि। अब अनल और अनिल लगभग उच्चारण में समान है लेकिन अर्थ में बिल्कुल विपरीत हैं, ऐसे शब्दों को युग्म शब्द कहते हैं। और परीक्षा में यहां से 1 से 2 प्रश्न अवश्य पूछता है कि इसका युग्म शब्द के जोड़े सही कौन से होंगे। अभी उदाहरण देखिए, एक शब्द लिखा जाए अली और एक लिखा जाए अली। अब ये एक युग्म शब्द का जोड़ा है तो आपसे पूछेगा इसका अर्थ क्या क्या होते हैं। तो अली माने होता है भोरा, अली का अर्थ क्या होता है? भोरा कहें या भ्रमर कहें। अब भोरे का ही तत्सम क्या होगा? भ्रमर हो गया। और अली का मतलब क्या होगा? सखी हो गया। अली का अर्थ क्या हो गया? सखी हो गया। अब जैसे एक शब्द कहा जाए अंश और अंश। अब अंश का मतलब तो है कंधा और अंश का मतलब क्या है? भाग। ऐसी शब्द कहा जाए कुल और कहा जाए कुल, तो इस कुल का मतलब है योग और इस कुल का मतलब क्या है? किनारा। किनारा। कुल का मतलब योग या वंश, किस कुल से आप पैदा होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? युग्म शब्द होते हैं जिनका उच्चारण तो समान हो लगभग लगभग लेकिन अर्थ बिल्कुल विपरीत होता हो, ऐसे शब्दों को कहते हैं युग्म शब्द। क्या कहते हैं? युग्म शब्द। आइए अगला जानते हैं। अगला विकार के आधार पर। विकार के आधार पर। विकार के आधार पर। देखिए विकार के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं जी। एक क्या है? विकारी। एक क्या है? विकारी। और दूसरा क्या है? अविकारी। चलिए जानिए इनके बारे में। देखिए साथियों, विकार के आधार पर 2 प्रकार के शब्द होते हैं, एक विकारी और दूसरा क्या है? अविकारी। इस विकार का मतलब है परिवर्तन। क्या मतलब है इसका? मतलब बदलाव या परिवर्तन। बदलाव या परिवर्तन। क्योंकि हम शब्द का अर्थ जान ले तो हमारी सारी समस्या दूर हो जाएगी, पूरी परिभाषा क्लियर हो जाएगी। अब विकारी शब्द क्या होते हैं? हमने आपको पिछली क्लास में बताया था, किसी शब्द का परिवर्तन जो होता है वो या लिंग से होगा या वचन से होगा या काल से होगा या कारक से होगा, ठीक है। लिंग, वचन, काल, कारक से कोई भी शब्द परिवर्तित हो जाता है। तो ऐसे शब्द जिन पर लिंग का, वचन का, काल का, कारक का कोई ना कोई प्रभाव पड़ता हो, उसके अनुसार परिवर्तित हो जाते हो, उसे हम क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। इसमें 4 शब्द भेद शामिल होते हैं। कौन कौन? पहला है संज्ञा, दूसरा कौन है? सर्वनाम, तीसरा कौन है? क्रिया, चौथा क्या है? विशेषण। देखिए आपने पढ़ा होगा विकारी शब्द में कौन कौन है, लेकिन आज स्थिति क्लियर हो जाएगी। पहला है संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम, तीसरा है क्रिया, चौथा है विशेषण। अब आप ही देखिए एक शब्द लिखा हुआ है यहाँ पे कुत्ता। अब ये कुत्ता क्या है? अपने आप एक संज्ञा है। अब इस कुत्ते का बहुवचन बनाया जाए तो क्या हो जाएगा? कुत्ते हो जाएगा बहुत सारे। तो अर्थात इस पर लिंग का या वचन का कोई ना कोई प्रभाव पड़ा। ये एक वचन है तो कुत्ता और बहुवचन हुआ तो कुत्ते। इसका मतलब क्या हुआ? संज्ञा कैसा शब्द है? विकारी शब्द है। इस पर लिंग का, वचन का, काल का, कारक का कोई ना कोई प्रभाव पड़ेगा। अब दूसरा क्या है? सर्वनाम। मैं पढ़ाता हूं तो ये मैं क्या हुआ? एक के लिए बात हो रही है, मैं पढ़ाता हूं, और मैं का बहुवचन क्या हो जाएगा? हम पढ़ाते हैं। तो ये भी कैसा शब्द हो गया? विकारी शब्द हुआ, क्योंकि इस पर भी प्रभाव पड़े। इसके बाद क्या है? क्रिया। वह पढ़ता है, वह पढ़ता है। और यदि बहुत सारे हों तो हम पढ़ते हैं। अर्थात ये पढ़ता है और पढ़ते हैं। इस पे आप देखिए, पढ़ता है और यहाँ पढ़ते हैं। किसके अनुसार? वचन के अनुसार। ये एक वचन था तो पढ़ता है आया, और ये बहुवचन तो क्या आया? पढ़ते हैं। तो क्रिया कैसा हुआ? विकारी, क्योंकि इस पे प्रभाव पड़ेगा। अगला क्या है? विशेषण। विशेषण कैसे? अभी मैं जो मार्कर चला रहा हूं क्या है? सफेद, या मेरे हाथ में जो लिखा हुआ है काला, एक सेकंड, लिखा हुआ है काला, और बहुत सारे मार्कर मेरे हाथ में है तो क्या हो जाएंगे? काले। अर्थात कहीं ना कहीं परिवर्तन हुआ। तो देखिए विकारी शब्द वे होते हैं जिन पर लिंग, वचन, काल, कारक का कोई प्रभाव पड़ता हो। ऐसे शब्द 4 में हैं। वो कौन कौन है? संज्ञा,
सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इन चारों को विकारी शब्द कहते हैं। अब दूसरा देखते हैं अविकारी। अविकारी, अविकारी, देखिए अ का अर्थ क्या है? नहीं, अविकारी। अब इस अ का मतलब है नहीं और विकार का मतलब है परिवर्तन, अर्थात ऐसे शब्द जिन पर लिंग, वचन, काल, कारक के अनुसार कोई परिवर्तन ना होता हो, उसके अनुसार ना बदलते हो, उसे क्या कहते हैं? अविकारी। अब इसमें भी चार होते हैं, वो कौन है? पहला शब्द भेद है क्रिया विशेषण। क्या है जी? क्रिया विशेषण। दूसरा है समुच्चय बोधक। क्या है? समुच्चय बोधक। तीसरा है संबंध बोधक, संबंध बोधक। और चौथा कौन है? विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक। ध्यान से सुने, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मय बोधक, ये चारों ही क्या है? अविकारी। और ध्यान से एक बात और समझे कि अविकारी का एक नाम और भी होता है, अव्यय। क्या नाम होता है? अव्यय। कई बार आपसे पूछ लेगा कि बताइए निम्नलिखित में से कौन अव्यय है? अव्यय का मतलब होता है अ का मतलब नहीं और व्यय का मतलब खर्च, जिसमें कोई खर्च ना होता हो, जिसमें कोई बदलाव ना होता हो, परिवर्तन ना हो, तो उसे क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। कैसे? अभी एक शब्द लिखा हुआ धीरे धीरे। क्या लिखा हुआ है? धीरे धीरे। वह धीरे धीरे चलता है और वह धीरे धीरे चलती है। हम धीरे धीरे चलते हैं, एक रहो, दो रहो, लड़का रहो, लड़की रहो, इस धीरे धीरे पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा। मैं प्रतिदिन पढ़ाता हूं और हम प्रतिदिन पढ़ाते हैं, तो मैं एक रहो, दो रहो, लड़का रहो, लड़की रहो, लिंग कोई, वचन कोई, काल कोई, कारक कोई, इस क्रिया विशेषण में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए ये अव्यय है। अब समुच्चय बोधक क्या है? मैंने लिखा राम और श्याम, राम और श्याम, तो ये जोड़ा किसने? और ने। अर्थात समुच्चय बोधक वो होते हैं जो दो नामों को, दो वाक्यों को आपस में जोड़ते हो। और जैसे मैंने लिखा आप और हम, तो देखिए यहाँ पे एक जोड़ किसने दिया? और ने। यहाँ बहुत सारे जोड़ किसने दिया? और ने। तो अर्थात ये क्या हुआ? अविकारी, अव्यय। ऐसे ही संबंध बोधक, ऐसे ही विस्मयादि बोधक, तो ये दोनों क्या, चारों क्या है? ये होते हैं अव्यय या अविकारी शब्द। देखिए साथियों, अभी तक हमने जो पढ़ा उसको एक बार देखते हैं। आज जो हमने पढ़ा उसका बस 5 मिनट में रिवीजन करते हैं, ये क्लास आपकी सबसे इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखिए, हमने आज जो हमारा टॉपिक था उसका नाम था शब्द विचार। क्या था? शब्द विचार। शब्द ही किसी भाषा पर शासन करते हैं और जितने प्रगाढ़ या जितना भी शब्दों का खजाना आपके पास होगा उतना ही अच्छा धारा प्रभाव बोल सकते हैं। तो शब्द क्या है? दो या दो से अधिक वर्णों का मेल जिसका एक सार्थक अर्थ होता है उसे हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। यहाँ पे देखिए वर्णों का क्रम तो है 1 2 3 वर्ण तो यहाँ भी है और 1 2 3 वर्ण यहाँ भी है, लेकिन ये क्रम में नहीं लगे हुए, यहाँ क्रम में लगे हुए, अर्थात ये शब्द नहीं है, ये शब्द है। दो या दो से अधिक वर्णों का मेल जिसका अर्थ होता हो उसे क्या कहते हैं? शब्द। पहला देखा रचना के आधार पर शब्द, तो रचना के आधार पर शब्द कितने होते हैं? 3 होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। आपको बताया कि किसी भी शब्द का निर्माण 4 बातों से होता है, उपसर्ग से, प्रत्यय से, संधि से, समास से। ठीक है, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि या समास। इसके बाद अगला देखते हैं। अगला हमने देखा सबसे पहला रूढ़ शब्द। सबसे पहला क्या देखा? रूढ़ शब्द। रूढ़ आपको बताया कि ऐसे शब्द जिन पर लिंग, वचन, ऐसे शब्द जिनके खंड करने पर किसी भाग का कोई सार्थक अर्थ ना निकलता हो या जिसमें उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास ना होता हो, वो होता है रूढ़। यौगिक क्या होता है? जिनके खंड करने पर प्रत्येक भाग का सार्थक अर्थ निकलता हो, वो क्या होता है? यौगिक शब्द। तीसरा देखें अगला, आगे हमने जाना योग रूढ़। ऐसे शब्द जिनका कोई एक विशेष अर्थ होता हो, जो विशेष अर्थ में प्रयोग किए जाते हो, नया अर्थ देते हो, उन्हें क्या कहते हैं? योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे भी मैं कहूं पीतांबर, तो पीले हैं वस्त्र, जिसके अर्थात कौन? कृष्ण। गजानन, गणेश। लंबोदर, गणेश। दशानन, रावण। लंकेश, रावण। गिरिधर, कृष्ण। तो ये सभी शब्द कैसे हैं? योग रूढ़। और योग रूढ़ शब्दों को ही बहुब्रीहि समास कहते हैं। आगे हमने जाना उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर 5 प्रकार के शब्द होते हैं। पहला होता है तत्सम। आपको बताया कि तत्सम शब्द वे होते हैं जो संस्कृत शब्दों के मूल शब्दों के समान हो, उन्हें क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। जैसे मोर का मयूर, हाथी का हस्ती, चावल का अक्षत, बंदर का वानर, बहू का वधु, बिजली का विद्युत, शेर का सिंह, बकरी का अजा। इस प्रकार से बहुत सारे हैं, ये आगे मैं बताऊंगा आपको। आगे आपने देखा तद्भव, जो तत्सम शब्दों से किसी प्रकार से विकृत हो जाते हो, अर्थात बिगड़ा हुआ रूप शब्दों का, वो क्या होता है? तद्भव। देशज, जो अपने ही देश क्षेत्र में प्रयोग में चल रहे हो, जिनकी उत्पत्ति का कोई खास पता ना हो। विदेशज, जो शब्द किसी विदेशी भाषा से उत्पन्न हुए हो। और अगला क्या है? संकर, जब कोई दो भाषा के शब्द आपस में मिल जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? संकर शब्द। चलिए आगे हमने जाना
तो देशज, विदेशज। अब देखिए विदेशज में आपने जाना चाय किस भाषा का, चीनी का, वकील अरबी भाषा का। तो ये इसके बाद हमने जाना संकर के बारे में, जैसे अश्रु गैस है, छायादार है, अजायब घर है। इसके बाद नेक्स्ट हमने क्या सीखा, अर्थ के आधार पर शब्द दो होते हैं, सार्थक और निरर्थक। ऐसे शब्द जिनका कोई सार्थक अर्थ निकलता है वो सार्थक होते हैं। चाय सार्थक है, चाय की क्या बोलते हैं, वाय, तो ये क्या है, निरर्थक है। इसमें पहला जाना पर्यायवाची, इसके बाद नेक्स्ट क्या, विलोम, इसके बाद आपने जाना विलोम के बाद अनेकार्थी, ऐसे शब्द जिनका अनेक अर्थ होता हो, एक से अधिक होता हो, वो अनेकार्थी होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपने जाना युग्म शब्द, जिनका उच्चारण तो समान हो लेकिन अर्थ में बिल्कुल विपरीत होते हो, उनको हम कहते हैं युग्म शब्द। इसके बाद क्या था, विकार के आधार पर शब्द दो होते हैं, एक विकारी और दूसरा अविकारी। विकारी में चार आते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। और अविकारी में चार आते हैं, कौन, वे चार कौन है, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। इस प्रकार से आज हमने ये शब्द विचार को सीखा। इसमें किसी का कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य भेजिए, आपको समाधान मिलेगा। और दूसरी बात, इस क्लास का अध्ययन करके आपने तैयारी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।